हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुलक्षणा पंचोली आपकी हिंदी टीचर। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के अंदर अध्याय 2 जो कि हमारा वर्ण विचार है। वर्ण मुख से निकली ध्वनियां जिन्हें और तोड़ा न जा सके वर्ण कहलाती है। जैसे साइकिल। अभी साइकिल पूरा एक शब्द है, इसमें हमने वर्णों को अलग अलग करके लिखा है। ये जो वर्ण अलग करके लिखे हैं, अब हम इनको तोड़ नहीं सकते हैं। ये जैसे है इनको वैसे ही लिखेंगे। इसी प्रकार से राजू है, राजू को भी हमने एक शब्द है, इसके भी वर्ण को अलग किया है हमने, और ये वर्ण ऐसे ही रहेंगे, इनको भी हम अलग और नहीं कर सकते। इसमें क्या किया है, साइकिल में शब्द है, इसमें ये जो वर्ण लिखे हैं जैसे सा, तो स में आ की मात्रा लगी है, तो इसमें हमने मात्रा को भी अलग किया है, यानी कि इसके वर्णों को अलग अलग करके लिखा है। इसको पूरे को तोड़ के लिखा है हमने। स धन आ धन ई धन क धन ई धन ल धन अ, साइकिल। इसमें जो भी मात्राएं हैं, जो भी अनुस्वार, जो भी ये स्वर आ रहे हैं, व्यंजन आ रहे हैं, इन सबको हमने अलग करके लिखा है। इसी प्रकार से राजू में भी हमने किया है, र धन आ धन ज धन उ, इनको भी हमने इसी प्रकार से अलग वर्णों को करके लिखा है। इन वर्णों को अब हम तोड़कर अलग से नहीं लिख सकते हैं। मुख से निकली ध्वनियां जिन्हें और तोड़ा न जा सके वर्ण कहलाती है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं स्वर और व्यंजन। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी भाषा में स्वर हमारे 11 प्रकार के होते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है वह स्वर कहलाते हैं। स्वर स्वयं ही स्वतंत्र होते हैं, उन्हें किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं, अ, आ, ई, उ, री, ऐ, ओ, औ। ये 11 स्वर होते हैं। स्वर के साथ प्रयुक्त होने वाले वर्ण, कुछ वर्ण जो स्वर के साथ ही प्रयुक्त होते हैं अयोगवाह कहलाते हैं। जो 11 स्वर होते हैं उनके साथ ही जो प्रयोग होते हैं वह अयोगवाह कहलाते हैं। जैसे कि अंग, अह और अह, अंग, अंग, ये तीन है, ये अयोगवाह कहलाते हैं। ये केवल स्वर के साथ ही प्रयोग किए जाते हैं। अंग जो होता है इसे हम अनुस्वार कहते हैं। यह नाक से ध्वनि निकलती है। इसमें क्या होता है, नाक से ध्वनि निकलती है। अंग के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग में आता है? अंग के लिए ये वाला चिन्ह प्रयोग में आता है। जैसे कि बंदर, कंगन, मंच, जंगल, संतान, हिंदी आदि, इन सब में अनुस्वार लगा हुआ है। अब आता है अह, इसे अनुनासिक कहते हैं। यह नाक और गले से निकलती है इसकी ध्वनि। इसके लिए हम एक चंद्र बिंदु भी नाम देते हैं। इसका चिन्ह क्या होता है, ये वाला, इसको हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं। ऐसे अनुनासिक कहलाता है, लेकिन हम इसको चंद्र बिंदु के नाम से भी पुकारते हैं। जैसे चांद, भाषाएं, कांच, माँ, माँ के ऊपर चंद्र बिंदु लगा रहता है, तो यह क्या कहलाता है, अनुनासिक। अंग, अह, अंग जो होता है वह तो होता है हमारा अनुस्वार, अह होता है हमारा अनुनासिक, और अह होता है हमारा विसर्ग। विसर्ग ये कहलाता है। ये जो होती है यह विसर्ग है, इसको हम विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण हल्के यानी कि ह के तरह होता है। ये जो ह होता है इसकी तरह होता है इसका प्रयोग। अह के लिए ये जो विसर्ग होता है इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे पुनः, पुनः, तो हम ह ना लिख के इसमें ये पुनः, इसमें ये विसर्ग लगाएंगे। प्रातः है, प्रातः नहीं लिख के हम इसमें ह की जगह विसर्ग लगाएंगे। स्वरों की मात्राएं, व्यंजन के साथ स्वर चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन के साथ स्वर जो होते हैं चिन्ह के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इन चिन्हों को मात्रा कहते हैं। जो हम स्वर को प्रयोग में लेते हैं व्यंजन के साथ, उनको हम मात्राएं कहते हैं। प्रत्येक स्वर की अपनी अपनी मात्रा होती है। भाषा को शुद्ध रूप में लिखने के लिए स्वयं व्यंजन के साथ स्वर मात्रा के रूप में होता है। जो हम भाषा को शुद्ध रूप में लिखते हैं तो व्यंजन के साथ स्वर के जो होते हैं, जो मात्राएं होती है, उसका प्रयोग हमें करना पड़ता है। जब कोई स्वर
शब्द के प्रारंभ में आता है, पहले आता है, तो वह मूल रूप में ही रहता है, वो ऐसा कैसा ही रहता है। अगर कोई शब्द, जो शब्द होता है स्वर शब्द के प्रारंभ में पहले आता है, जो स्वर है वो शब्द के पहले आ रहा है, तो वह वैसा ही रहेगा, वो परिवर्तित नहीं होगा। जैसे है अनार, क्या है, स्वर है। अनार, आम, इमली, ईंट, उल्लू, ऊन, ऋषि, एड़ी, ऐनक, ओस, औरत, ये क्या है, हमारे स्वर हैं। तो ये स्वर ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, ये मात्राओं से पहले आ रहे हैं तो ये वैसे ही रहेंगे। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में ये जो तालिका है, इस तालिका को देखिए, इसमें विभिन्न प्रकार की मात्राएं हैं, अलग अलग मात्राएं इसके अंदर लिखी गई है। दो स्वरों का प्रयोग एक ही व्यंजन के साथ नहीं होता। दो स्वर जो होते हैं, दो स्वरों को हम एक साथ व्यंजन के साथ नहीं लिखते हैं। दो स्वर एक साथ आने पर एक स्वर मूल रूप में लिखा जाता है। अगर दो स्वर आते हैं तो उन दो स्वर में से जो एक स्वर रहता है उसको हम लिखते हैं, बाकी को दूसरे को हम परिवर्तित कर देते हैं, बदल देते हैं। जैसे दवाई, हमने इसको परिवर्तित कर दिया। आगत वर्ण, जो हमने बाहर दूसरी भाषा से लिए गए हैं उसको आगत वर्ण कहते हैं। दूसरी भाषाओं के प्रभाव से जो वर्ण हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे आगत कहलाते हैं, उनको हम आगत वर्ण कहते हैं। अंग्रेजी भाषा के प्रभाव से आए औ, आधा चंद, इसमें बिंदी नहीं लग रही है, आधा है चांद है, के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस मात्रा के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। जैसे हॉल, बॉल, डॉक्टर, ऑफिस, प्लाट आदि। अब आता है व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, स्वर की सहायता से व्यंजन जो हम लिखते हैं उसमें स्वर का होना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन जो स्वर होता है उसमें किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, वह स्वतंत्र होता है। स्वर में जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन स्वतंत्र ध्वनियां नहीं होती है, ये स्वतंत्र नहीं होती है, इनमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है, हमको स्वरों की, स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। हिंदी में मूल रूप से 33 व्यंजन होते हैं, क से लेके और ड तक, श तक, सॉरी, ड तथा ढ, ड, ढ वर्णों से विकसित नई ध्वनियां हैं, जिनको अब व्यंजन के साथ ही शामिल किया गया है। अब आता है संयुक्त व्यंजन। जो व्यंजन दो व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि ये आता है हमारा श, त्र, ज्ञ और श, ये हमारे क्या है, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी में ये 4 संयुक्त होते हैं। अब देखिए इसका, देखिए आप, ये आता है क, धन, श, इसको मिलाकर क्या बना है, क्ष। फिर आता है त, धन, र, इसको मिलाकर क्या बनता है, त्र। ज, धन, ज्ञ, इसको मिलाकर क्या बनेगा, ज्ञ। और श, धन, र, इसको मिलाकर क्या बनेगा, क्ष। ये इसको मिलाने से बनते हैं, ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जब स्वर के बिना क, ख और ग लिखे जाते हैं तो इनके नीचे तिरछी रेखा लगाई जाती है। जब स्वर के बिना हम स्वर नहीं लगाते हैं और ये क लिखेंगे, ख लिखेंगे और ग लिखेंगे तो इसमें ये जो तिरछी रेखाएं लगाई जाती है, जिसे हम हलंत कहते हैं। स्वर के जुड़ने के से ही व्यंजन पूरे होते हैं। जो व्यंजन है अगर वो स्वर के साथ नहीं जुड़ते हैं तो वह व्यंजन पूर्ण रूप नहीं माने जाते हैं, तब हलंत हट जाता है। जब ये स्वर जिसके साथ जुड़ जाते हैं तो ये हलन जो है ये हट जाता है और ये क, ख और ग बन जाता है। व्यंजनों में भी कुछ आगत वर्ण प्रयोग होते हैं, जैसे ज और फ, ये भी हमारे और जगह भाषाओं से लिए गए हैं। ये ज और ये फ, इसको हम नुक्ता कहते हैं। यह शब्द क्या कहलाते हैं, नुक्ता कहलाते हैं। र के साथ ऊ तथा
उ की मात्रा के बारे में आप जानते हैं। ऐसे ही र को मात्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे सूर्य, हर्ष, पर्व, गर्व आदि। वर्णमाला, सभी वर्णों को एक निश्चित क्रम में एक साथ लिखा जाता है। सभी वर्णों को एक निश्चित क्रम में एक साथ लिखा जाता है। स्वरों और व्यंजनों को एक साथ क्रम में लिखने से ही वर्णमाला बनती है। जो हमारे 11 स्वर हैं और 33 वर्ण हैं, 33 व्यंजन हैं, उनको हम एक साथ लिखेंगे, यानी कि कितने हो गए ये 44। इनको हम एक साथ लिखेंगे तो ये क्या कहलाएगी, हमारी वर्णमाला कहलाएगी। एक निश्चित क्रम में बंधा वर्णों का समूह, एक निश्चित क्रम में बंधा वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाते हैं। जो स्वर है और व्यंजन है, 33 व्यंजन है, 11 स्वर है, इनको एक साथ लिखेंगे तो यह वर्णमाला कहलाएगा। आप इस पाठ को दोबारा पढ़िए और आपको अगर किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू।